ओके, गुड इवनिंग। तो अभी देखो आज क्या करते हैं। ठीक है ना। तो तुम्हारा जो गेट का पेपर है ना 100 मार्क्स का होता है ना गेट का। तो उसमें क्या है कि पहले 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होते हैं 15 मार्क्स के, वो तुमने एक बार डिवाइस कर लिया होगा या बाद में कर लेना, लेकिन करके जरूर जाना। इग्नोर करोगे 15 मार्क्स बहुत है। फिर उसके बाद ये जो मैथ्स पोर्शन है तुम्हारा कि है ना, ये कैलकुलस या मैट्रिक्स थ्योरी, ये अराउंड 25 मार्क्स के आएंगे है ना टोटल। ये लगा लो। सो ये मिला के तुम्हारे 25 मार्क्स के होंगे, है ना। मतलब ये जो कैलकुलस हो गया, मैट्रिक्स थ्योरी हो गया, 25 मार्क्स के अप्रॉक्स लगा लो। और बाकी है ना, बाकी तुम पेपर में देख सकते हो एग्जैक्टली कितने मार्क्स के 2023 में आए हैं। और ये बाकी जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, सब मिला के कितने बच गए, 25 वो 15 वो 40 60 नंबर के टोटल होंगे, है ना। जिसमें अराउंड 35-40 नंबर तो जैम वाला ही है, 20-25 नंबर का तुम्हारा एक्स्ट्रा है, वो है। चलो तो अच्छा अब यही शुरू करते हैं शुरू से ही, है ना। तो इसमें देखो क्या क्या तुम लोगों को पता तो है ही, एटलीस्ट वो लोग जो जैम का पूरा सिलेबस कवर कर लिए, जो 9 to 11 बैच में थे, फर्स्ट में को हमने स्टार्ट किया था, तो जैम का हमने पूरा सिलेबस कवर किया है। अभी जो 7 to 9 में जो लोग कर रहे हैं वो भी कुछ दिन में हो जाएगा। तो अराउंड है ना इस महीने से हो ही जाएगा, 1 नवंबर से पहले हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे है ना, जैसे ये कैलकुलस पोर्शन है, तो ये वाला आज बस इतना डिस्कस करेंगे। अभी थोड़े आराम आराम से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे है ना स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि टाइम हमारे पास है अभी, ना भी जल्दी नहीं है ना। तो बाकी जैम में जो भी असाइनमेंट्स दे रहा हूँ वो भी आप करते रहो, क्योंकि वो है, और टेस्ट भी देते रहो, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। 6 to 9 भी आप में से कुछ लोग ज्वाइन करते ही हैं, तो 6 to 9 भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 9 to 11 भी। तो गेट वाले लोग 6 to 11 5 घंटे लाइव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलो, तो ये तो ऐसे आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंड इसमें ना कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई सेट काउंटेबल है नहीं है या अनकाउंटेबल है। इसमें तुम्हें पेपर मिलेगा, तो 2023 में भी क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आई थिंक, हाँ। और हर साल 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें इस पे। और नेट में तो बहुत आते हैं, जो रियल एनालिसिस का पोर्शन है जहाँ पे, तो नेट में तो इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं, फाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट पे बेस्ड। चलो तो कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि तुम्हें अगर फाइनाइट की डेफिनेशन पूछी जाए, तो इसमें एक्चुअली फाइनाइट या काउंटेबल या अनकाउंटेबल में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी तुम्हें 1-1 ऑन टू फंक्शन की, बाइजेक्टिव मैथ की ना। तो चलो वहीं से बेसिक्स एक बार स्टार्ट करते हैं। बताओ कि 1-1 फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। इसमें भी कई बार गेट और जैम में, सॉरी गेट और नेट में तुम देखते हो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां आपसे पूछ लेता है कि एक सेट दे रखा है ए, एक बी, ए में मान लो 3 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, तो आपसे पूछता है कि कितने फंक्शन बन सकते हैं ए से बी में। ये पूछ लेता है कितने 1-1 फंक्शन बनेंगे ए से बी में। ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, एग्जाम में आते हैं, नेट में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं इस तरह क्वेश्चन। कितने 1-1 फंक्शन बनेंगे, कितने 1-2 फंक्शन बनेंगे, इस तरीके से। अच्छा, तो 1-1 फंक्शन से पहले चलो फंक्शन को ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन एटलीस्ट लिख लेते हैं, क्योंकि यही चीज है, वो ये सही सब चीजें वहां भी यूज होती हैं स्टैटिस्टिक्स में, क्या यही बेसिक्स है वहां का। जैसे हमने पढ़ा था ना कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होगा, कोई भी रैंडम वेरिएबल जिसका सपोर्ट काउंटेबल सेट है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। और आपको पता होना चाहिए काउंटेबल सेट क्या होता है ना, ये चीजें हैं। फिर जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसका सपोर्ट अनकाउंटेबल सेट होगा। तो इस तरीके से है, तो यही आपको जहाँ जानने की जरूरत है। सो कोई भी आप में से बताओ फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो, क्या डेफिनेशन है। ट्राई करो ना, जो थोड़ा पेन पेपर लेकर बैठो और एक्टिव रहो तो मजा आएगा। कोई भी ट्राई करो, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हो। जैसे क्वेश्चन एक तो मैं सॉल्व करूंगा, मान लो नेट या गेट के क्वेश्चंस हैं जिसमें नंबर ऑफ फंक्शन पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, कितने फंक्शन बनेंगे।
बोलो भाई, कोई भी, किसी को नहीं पता है? ऐसा तो नहीं होगा। सर बेसिकली फंक्शन हम बोलते हैं सेट्स के, मतलब दो सेट्स लेते हैं हम, तो जब मैपिंग करते हैं या हम बोलते हैं कि एक फंक्शन को मतलब एक सेट को दूसरे सेट से एसोसिएट कर रहे हैं, तो उनका जो हर एक एलिमेंट है वो दूसरे सेट में हमको मिल जाना चाहिए, उस तरह से उसको फंक्शन बोलते हैं। देखो मैं, आप लोग चूंकि एमएससी, आप लोग गेट एस्पिरेंट्स हो, तो आप में से कुछ लोग एमटेक के लिए जाओगे तो वहाँ भी इंटरव्यू होगा, पीएचडी के लिए आओगे वहाँ भी इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है ना, वो डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। वो कोई वर्ड आपसे पूछेगा, जैसे मैंने मतलब फंक्शन से स्टार्ट कर लिए से, तो सिंपली आपसे यहीं से स्टार्ट होगा, फिर वो बाद में लेवल है ना वहाँ पे जाता है कि क्वेश्चंस फिर आएंगे। या तो आपको हर वर्ड का मैं एक से पूछता हूँ ना, अगर आप नहीं बता पा रहे तो मतलब आपको क्लियर नहीं है डेफिनेशन। और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पहला इंप्रेशन है चीजों को लेके, कि आप इसके बारे में क्या जानते हो। जो पहला क्या इंप्रेशन, मतलब इसका क्या डेफिनेशन आप जानते हो। तो कोई भी इंटरव्यू को पहले यही पूछेगा आपसे, मतलब एग्जांपल आप प्रोबेबिलिटी में अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो सबसे पूछ रहा है रैंडम वेरिएबल क्या होता है, सिंपल। तो आप डेफिनेशन बताओगे उसको, फिर वो रैंडम वेरिएबल देगा, फिर उससे आगे फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। या इसमें कोई ऐसा बीच में फंक्शन आ गया तो फंक्शन पूछ लेगा, है ना। जैसे अब है ना एमएलई में क्या लाइक्लीहुड फंक्शन होता है, तो भी एक फंक्शन ही है। तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है चीजें, जो भी मैथमेटिक्स पोर्शन की चीजें वो स्टैटिस्टिक्स में रिलेटेड है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स ही चल रहा है उन सब चीजों का। तो प्रॉपर डेफिनेशन ये है, जैसे इसने ट्राई किया, ठीक है, कि जैसे कोई सेट ए है, मैं बोलता हूं कि एफ कोई फंक्शन है ए से बी में, जैसे ये लिख रहा हूं, तो ये तो नोटेशन हो गया ना मैथमेटिक्स, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे कि हम कब बोलेंगे ये फंक्शन है। तो उसके लिए जैसे ने बताया कि प्रॉपर नहीं बताया, कोई और ट्राई करो। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसका? जो लोग 11 12 पढ़ाते हो उनको तो क्लियर होगा, आप में से कुछ लोग पढ़ाते भी होंगे, 11 12 में तो है ये फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। जो लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी कम बच्चे जानते हैं कि मतलब क्या है उसके पीछे की स्टोरी। तो जैसे चलिए अगर मैं लिखूं, हाँ सर ये फंक्शन जो है ये है रिलेशन, दो सेट के बीच का रिलेशन, जो इनपुट होगा उसका हर एक का वो आउटपुट देगा। पहली कंडीशन है ये। उसके बाद तो दो कंडीशन है फंक्शन होने के, दो कंडीशन। अगर आप रिलेशन के टर्म में बता रहे हो तो ठीक है, एक रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, तो उसमें दो रेस्ट्रिक्शन है, आपने एक बताए, दूसरा क्या है? हाँ, यूनिक होना चाहिए ना। तो ये दो कंडीशन है। जैसे मान लो अब मैं ऐसे एक सेट ले लिया ए और बी, मान लो 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है। अब 1 का मैप 2 पे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसा कर दिया मैंने, तो ये फंक्शन नहीं है अभी, है ना। हमने ए से भी एसोसिएट तो किया, बट ये फंक्शन नहीं है अभी। तो फंक्शन होने के लिए यूनिक इमेज वही होता है कि अ रूल विच असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ईच एलिमेंट, मतलब सेट ए में हर एलिमेंट के पास इमेज होने चाहिए। तो यही बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहले तो इमेज होनी चाहिए। सो अ रूल विच असाइन या विच असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक इमेज in set B is called a function from set A to set B। ये हो गया डेफिनेशन। तो ये इसमें बिना रिलेशन के हेल्प से डेफिनेशन लिखा, प्रॉपर है ना। फंक्शन का डेफिनेशन इंडिपेंडेंट है, कैलकुलस फंक्शन से स्टार्ट होता है ऐसे तो ये हो गया आपका सिंपल एक डेफिनेशन फंक्शन का, कि एक रूल जिसमें एक के हर एलिमेंट के पास इमेज होगा, पहली कंडीशन, एंड ईच एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होगा, है ना। ईच एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होगा, तब बोलेंगे यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि 1 के पास यूनिक इमेज है ही नहीं, है ना, इस तरीके से, तो ये फंक्शन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम आगे बढ़ते हैं। सो जैसे सिंपल ये था कि मान लो मैं एफ लिख देता हूँ ए बी, अब ये 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 3 है, मान लो इस तरह से, क्या ये फंक्शन होगा?
क्यों, क्या फेल हो रहा है? सर इसका 2 का इमेज 3 हो रहा है और 3 का भी 3 हो रहा है। हाँ तो फंक्शन क्यों नहीं है फिर? तो ये तो फंक्शन क्या कह रहा था कि ईच एलिमेंट ऑफ ए को असाइन किया जा रहा है यूनिक इमेज। तो 1 के पास तो एक ही इमेज है, 2 के पास भी तो एक ही इमेज है तो ये तो है। ना? तो ये समझना पड़ेगा। ये यूनिक इमेज नहीं है तो कहाँ यूनिक नहीं है? 2 के पास कितने इमेज है? एक ही। हाँ तो 2 के पास 2 इमेज तो यूनिक नहीं है। सो 2 हैज यूनिक इमेज। मैं बोल रहा हूँ वो 3 है एक्चुअली। 3 के पास भी यूनिक इमेज है ना? ये फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। आप लोगों को जो लग रहा होगा ये 1 1 नहीं है ना? 1 1 आगे लिखूंगा मैं। ये भी आप देखो नेट के पेपर उठा के देखो जो PYQ कर रहे हैं। अगर PYQ ढंग से आपको PYQ के एक एक वर्ड का डेफिनेशन क्लियर है और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है PYQ वाला, तो क्यों एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना? तो नेट में ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताओ। तुम देखो PYQ जाके नेट JRF के गेट में भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैम में भी है, जहां आपको नंबर ऑफ फंक्शन पूछ लेता है कि A से B में कितने फंक्शन बनेंगे। एनीवे ये फंक्शन है, ये 1 1 नहीं है। फंक्शन क्यों है कि सेट A में हर एलिमेंट के पास इमेज है एंड ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। ये फंक्शन नहीं था क्योंकि 1 के पास यूनिक इमेज नहीं था। 1 के पास 1 भी, 1 के पास 2 भी है। सो दिस इज अ फंक्शन, ठीक है? यहाँ यूनिक इमेज है, 2 के पास 3 है यूनिक, 2 के पास एक ही इमेज है एंड 3 के पास भी एक ही इमेज है। मोर देन 1 इमेज होगा तब जाकर फंक्शन नहीं होगा। यहाँ 4 होता तब भी ये फंक्शन रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना? ये सेट ए में सबके पास इमेज हो, यूनिक इमेज हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक आप रिवाइज कर लेना। तो हम सीधा आते हैं। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये नेट का ही क्वेश्चन है कि ए में जैसे 1 2 3 है और बी में, है ना, ये नेट का है। तो हम लोग यहाँ कॉमन टॉपिक में नेट का भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं जो सिलेबस का पार्ट है, तो सीखने के लिए। जैसे ये नेट का ही क्वेश्चन है देखो, और बी तुम्हारे पास है 1 2 3 4 5। तुमसे वहां ऑप्शन पूछा गया है, एक ऑप्शन है कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी कितने फंक्शन आप बना सकते हो। और दूसरा है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए, ठीक है ना? ये CSIR नेट का क्वेश्चन है। बताओ, मे भी 2018 का है शायद, अब ईयर याद नहीं मुझे, ईयर दिखा नहीं मैंने, तो बताओ आंसर बताओ सीधा। अभी सब बेसिक्स है, 11 12 का कॉन्सेप्ट है हालांकि, लेकिन इस लेवल पे आके है ना, आपको क्वेश्चन आएगा तो बताना पड़ेगा। 5 to the power 3 and 3 to the power 5. 5 raised to power 3 and 3 raised to power 5, ओके। तो इसका लॉजिक क्या है? सिंपल ऐसा फॉर्मूला है, हालांकि मैं सीधा बता देता हूँ ना। अगर ए बी फाइनाइट सेट है तो एफ अगर ए टू बी है, सो नंबर ऑफ सच फंक्शन, मॉड एफ का मतलब है नंबर ऑफ फंक्शंस। सो द नंबर ऑफ फंक्शंस यू कैन जनरेट फ्रॉम ए टू बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है टोटल, यस। ऐसा क्यों है? इसको आप बना भी सकते हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से, जैसे इन्होंने बताया। जैसे तो यहाँ पे मान लो 1 2 अप टू n है, यहाँ 1 2 अप टू m है, तो है ना, आप लोग कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो सिंपली कि एवरी एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए, एक के पास एक ही इमेज होना चाहिए। तो 1 के पास इमेज होगा, उसके पास m चॉइसेस है टोटल, 2 के पास टोटल m चॉइसेस हैं। ऐसा नहीं लिखा रिपीट नहीं हो सकता, फंक्शन के डेफिनेशन में रिपीट हो सकता है इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो यहाँ होंगे, है ना, सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इस सेट से इस सेट में आप बना सकते हो, वो होगा m की पावर n, है ना? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो m की पावर n होगा यहाँ पे। तो वही चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। तो ये तो ओके है, देख लो आप। तो b में 5 है, 5 की पावर 3, 3 की पावर 5, कितने बनेंगे? तो ये है ना, तो यहाँ से 125 आएगा और 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा? ये कितना आएगा? 7 समथिंग, अच्छा 243। तो इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरह क्वेश्चन नेट CSIR नेट में आए हैं, गेट में मिल सकता है आपको। तो ये सब कॉन्सेप्ट बता दें, नंबर ऑफ फंक्शन क्या है। आगे आते हैं। तो आगे जैसे है 1 1 फंक्शन,
क्योंकि ये वन वन फंक्शन की डेफिनेशन जरूरत पड़ेगी काउंटेबल सेट के डेफिनेशन में। वहाँ काउंटेबल सेट का जो डेफिनेशन है वन वन फंक्शन के टर्म्स में दिया जाता है, तो आपको वहाँ जरूरत पड़ेगी। सो वन वन फंक्शन क्या डेफिनेशन है इसका? कोई फंक्शन f है a से b में, इसको कब बोलेंगे आप वन वन है? यूनिक इमेज होगा सेट में, और सेट ए का जो एलिमेंट है उसका हर एक का लिंक होना चाहिए, है ना? तो इफ एंड ओनली, इसके कई सारे तरीके हैं लिखने का, ठीक है। और कोई बताइए, ऐसे आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला सब लोगों को? every element of the range corresponds to exactly one element of the set. अच्छा, एवरी एलिमेंट इन रेंज करस्पॉन्ड टू एग्जैक्टली वन यूनिक इमेज, ठीक है, ये भी सही है। Sir, if x1 is equal to x2, then fx1 is equal to fx2. नहीं, Then ये आपने उल्टा बता दिया, ध्यान से फिर से बोलो। हाँ ये सर वो रिवर्स होगा कि fx1 equal to हाँ। fx2 and then this implies that x1 equal to जो आपने बोला था एक्चुअली वो फंक्शन, वो एक्चुअली फंक्शन की डेफिनेशन है। मैथमेटिकल लोग उसको फंक्शन, वेल डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, तो उस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जो देख देता हूँ, देखो एक तो ये है कि, तो एक ये मीनिंग है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मैं बोल रहा हूँ फिर से, डेफिनेशन क्लियर होने से बहुत सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाती हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, ये हो गया डेफिनेशन एक। दैट इज, दूसरे तरीके से लिखूं तो x1 इज डिफरेंट दैन x2। या मान लो ऐसा है कि आपके पास, कि मान लो ऐसा है, लेट x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू a such that x1 is different than x2, then fx1 has to be different than fx2, तब बोलेंगे वन वन है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट होगी, तो ये वन वन की डेफिनेशन है। पिछला जैसे आप लोग बता रहे थे ना, मैं कह रहा था ये वन वन नहीं है। ये वन वन क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 3 तो डिफरेंट है, लेकिन इमेज डिफरेंट नहीं आया, तो इसलिए वन वन नहीं है। वन वन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया अलग। जो दूसरा बता रहे थे वो कि ऐसा हो कि लेट fx1 is equal to fx2, then x1 is equal to x2, है ना, for all x1 x2 belongs to a, ये कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसे लिख सकते थे, सीधा यहाँ से स्टार्ट करते तो हम सीधा यही लिखते कि यहाँ से आप स्टार्ट करो, लेट दिस फॉर ऑल x1 x2 belongs to a, कि अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इमेज डिस्टिंक्ट होंगे। इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है ये कि इफ दिस डज नॉट हैपन, मतलब दिस हैपेंस देन दिस विल नॉट हैपन, दिस विल हैपन। तो ये 3 तरीके से लिख दिया। ये जैसे उन्होंने बताया था कि रेंज में ईच एलिमेंट का जो प्री इमेज होगा वो यूनिक होगा, वो भी ठीक है। देख लो, अब क्वेश्चन ये है कि जैसे आपसे पूछ लेता है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो ये तो डेफिनेशन आपको क्लियर ही है, क्योंकि मैं बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, वो चेक करने की जरूरत है नहीं, आपको पता है, जस्ट डेफिनेशन याद रखना है। अब जैसे वही क्वेश्चन अगर मैं कंटिन्यू करूं कि जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन है, ए में है 1 2 3 एंड बी आपका था 1 2 3 4 5, तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, बताइए आंसर।
बी से ए में 1 1 कैसे होगा? हाँ तो नहीं होगा तो जीरो आंसर होगा। बताओ कितने फंक्शन बनेंगे, तो पूछ रहा हूँ। सर A2B में 5P3 होगा और सेकंड 0। ओके 5p3 और सेकंड में 0। ठीक है, तो इसमें आपका आ गया, इसका फॉर्मूला होता है NCR, तो वेन एन मोर देन आर होगा, सॉरी NPR, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ भी सिंपल, देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो काउंटिंग करके भी, तो आप काउंटिंग करके भी सोच सकते हो कि लाइक जैसे हमने बोला कि A to B, तो जैसे 1 2 3 था, 1 2 3 4 5, तो ये आपका F है A से B में, तो मुझे 1 1 फंक्शन बनाने हैं, है ना, तो 1 1 फंक्शन बनाना है तो 1 के पास 5 चॉइसेस हैं। अब 1 किसी के साथ मैप हो गया होगा, तो 2 के पास अब 4 चॉइसेस है ओनली, क्योंकि एक तो मैप हो चुका है, दोबारा उसी में मैप होगा तो 1 1 नहीं रहेगा, तो 1 1 होने के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो इसके लिए 4 और 3 के पास फिर 3 चॉइस बचेगी, यही हो गया। तो ये 5 है ना, यही आपका 5 4 3 5p3 यही है, और तो 60 आंसर आएगा इसका। सो दिस इज 60। अब उल्टा क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसमें तो 5 है, जब आप B to A बात कर रहे हैं, जब आप B to A बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3, अब यहाँ 5 एलिमेंट है, तो डेफिनेशन कहता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज कैसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ तो 3 ही है, यहाँ 5 है, तो ऐसा होगा नहीं, कोई ना कोई रिपीट तो करेगा ही, तो मतलब 0 हो जाएगा इस केस में। तो जब से है ना पहले सेट की कार्डिनलिटी ज्यादा हो दूसरे की कम हो, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 होगा। ठीक है ना, तो ये ओके है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, अब आते हैं ऑन टू फंक्शन पे, है ना, इसको सरजेक्शन भी बोलते हैं लोग, है ना, सरजेक्शन, और ये जो था 1 1 था, इसका दूसरा नाम इंजेक्शन भी है ना, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इंजेक्टिव फंक्शन, यहाँ सरजेक्टिव फंक्शन आपका है ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन जो है सरजेक्टिव फंक्शन या सरजेक्शन है। तो बताइए इसका डेफिनेशन क्या है, कोई फंक्शन सरजेक्टिव कब होगा, ऑन टू कब होगा? क्या डेफिनेशन है इसका? कोई कंडीशन है x से y for every y there is an x such that f of x is equal to y। तो कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक प्री इमेज मिलेगा डोमेन में, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका, दो तरीके से, कोई और ट्राई करो, मतलब ठीक है इन्होंने सही बताया, बुक में ही लिखा मिलता है। इसी को आसान तरीके से क्या बोलेंगे जो हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना लंबा चला तो नहीं कभी करते हैं हम लोग, आसानी से कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं आप, जैसे है ना आप जानते हो ये ए जो है इसको हम डोमेन बोलते हैं और बी को कोडोमेन बोलते हैं। रेंज नहीं, रेंज तो वो होता है जो इमेज बनेगा, जैसे रेंज हमारा एफ ए होता है कि इमेज सेट ऑफ ए ना, इमेज सेट ऑफ ए, या इसी को आप रेंज ऑफ फंक्शन एफ बोलते हैं। तो ऑन टू का डेफिनेशन एक वो भी सीखे कि एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ, एक तो सिंपल ये है कि फंक्शन का रेंज और फंक्शन का कोडोमेन इक्वल हो जाए, फंक्शन का रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो ऑन टू है, ठीक है ना। तो तुम लोग देख सकते हो नेक्स्ट टाइम है ना, आप चाहो तो जो नेट के क्वेश्चंस हैं जो 1 1 ऑन टू या काउंटेबल अनकाउंटेबल पे, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं ना, या तुम चाहो तो कोई है ना, जैसे तरुण तुम करते हो नेट क्वेश्चन, तुम उसका स्कैन करके एक पीडीएफ बना के भेज सकते हो ग्रुप पे, बाकी लोग ट्राई कर सकते हैं, फिर हम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस तो सो एफ ए से बी जो है ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज कोडोमेन ऑफ एफ। दूसरा तरीका से यही है, दैट इज कि फॉर एवरी
मान लो y belongs to b, b में हर y के लिए there exists x belongs to a such that fx is equal to y। मतलब b का कोई भी एलिमेंट उठा लो आप, उसके लिए एक प्री इमेज आपको मिलेगा ही, है ना। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछे, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता है लेकिन ट्राई कर सकते हो, है ना। ऐसे वो परफेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है। जैसे मान लो, चलो अगर मैं पूछूं आपसे कि क्वेश्चन 1 मान लो या 3 बोल दो, अभी मैं सिर्फ आसान बनाने के लिए थोड़ा यही देता हूँ, a है और b है, मान लो 1 2 3 ही है, ठीक। तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अभी पहले इसका ट्राई करो आप, फ्रॉम a टू b कितने बनेंगे। ए बी सेम ही सेट है हालांकि, कैसे। चलो दूसरा, अच्छा वही क्वेश्चन में लिखो जो पहले लिख रहे थे, उसको मैं रिपीट करूँ तो ठीक है। मतलब आंसर पता नहीं 27 होगा जी, बाकी लोग क्या 27 आएगा। दूसरा ये मान लो 4th क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन लिखता हूँ जो पहले लिख रहा था। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a to b and the number of onto function from b to a, बताइए। कुछ लोग ट्राई करो, 3 4 तो कम से कम ट्राई करो, तब आगे अब समझ आएगा कि आपको क्या दे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, स्पेशली है ना। चलो कुछ लोग जो एमटेक के लिए वो तो अलग है, जो पीएचडी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नेट भी देंगे, और नेट दोगे तो नेट में इस तरह क्वेश्चन तो आते ही है फ्रिक्वेंटली वहां पे। गेट में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अभी पीवाई को आप देखेंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे गेट में भी आए हैं।
फर्स्ट का 5 होगा फर्स्ट का 5 और सेकंड वाला फर्स्ट का 3 और सेकंड का 29 इसका इसका 29 बाकी लोग तो ट्राई तो किया कम से कम इसने, बाकी लोग सिर्फ एक लोगों ने ट्राई किया, 2 लोगों ने आंसर बताया अभी तक। गलत ही सही है कि जो भी हो, लेकिन ट्राई तो किया कम से कम, जो भी हो। लेकिन बाकी लोग देखो जरा। बाकी लोगों का कोई आंसर नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मान लो एग्जाम में अगर आंसर कर दें आपको तो कुछ तो आंसर करोगे। सर A to B 75 B to A 75 45 ओके। इधर अभी किसी का आंसर पहले 27 भी आया था। चलो मुझे लगता है मुझे करना पड़ेगा। देखो तो इसमें ट्राई करते हैं। तो सिंपली आप डेफिनेशन लगाने की कोशिश करो। जैसे पहला है A to B, F A to B 1 2 3 1 2 3। अब सोचो ऑन टू फंक्शन बनने के लिए क्या होना चाहिए? रेंज बराबर कोडोमेन। डेफिनेशन क्या कहता है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इज y। तो इसमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए, यही मतलब है ना रेंज बराबर कोडोमेन का। क्या मतलब है कि कोडोमेन का हर एलिमेंट रेंज में आ रहा है, मतलब कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा। तो 3 एलिमेंट को 3 पे मैप करना, इसका मतलब क्या है? तो हालांकि एक रिजल्ट ये है कि मान लो a से a में कोई फंक्शन है सेम सेट पे, अगर 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। तो तुम ये लॉजिक लगा सकते हो। नहीं तो वैसे सोचो तुम कि इसके पास तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इसमें कितने होंगे, तुम ये बताओ। यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होगा वही नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा। नहीं 27 थोड़ी होगा, 1 1 होने के लिए डिस्टिंक्ट। आप जो बता रहे हो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बता रहे हो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी में बनाए जा सकते हैं वो 27 है। 27 टोटल फंक्शन 27 बन सकते हैं। उसमें से कुछ 1 1 होंगे, कुछ 1 1 नहीं होंगे। कितने 1 1 होंगे 27 में से? है ना, b की पावर ए, नंबर ऑफ b की पावर ए वो था नंबर ऑफ फंक्शंस, 3 की पावर 3 टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया। क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, क्या इन्होंने बताए थे? 5p3 क्यों बोला था? मैं दिखा देता हूँ अलग से फॉर्मूला ऐसे तो 1 के पास 3 चॉइस, 2 के पास 2 चॉइस, 3 के पास 1 चॉइस। तो ये मतलब ये समझो 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 6। टोटल 6 फंक्शन बनेंगे और इतने ही ऑन टू फंक्शन बनेंगे।
तो ऑन टू फंक्शन 6 होंगे। अब चेक करो कैसे, आप चाहो तो 6 के 6 बना के भी देख सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर तो है नहीं, 6 ही हैं, तो आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, है ना, 1 को 1 पे, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे, एक ये हो गया, फिर 1 को 2 पे, 2 को 1 पे, 3 को 3 पे रखो, ऐसे करके जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप देख लो। तो 6 ही बनेंगे टोटल, जिसमें सारे एलिमेंट यहाँ मैप होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स में मैप होने चाहिए, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ऑन टू है तो उधर से डिस्टिंक्ट, इधर भी डिस्टिंक्ट ही होगा। एनीवे दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब जरा देखो, जैसे मैं अगर ये लिखूं आप लोग ट्राई करोगे तो दिख जाता है, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये ए है, ये बी है। अब आप बताओ मुझे, ये फंक्शन कभी ऑन टू हो सकता है क्या? ऑन टू होने का होना चाहिए, रेंज के कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको लगता है, चलो मान लो ऐसा हो गया, चलो मैंने सारे एलिमेंट को, क्या ये फंक्शन है अभी? नो सर। ये तो फंक्शन ही नहीं है। अब फंक्शन होने के लिए डेफिनेशन था कि ईच एलिमेंट के पास ए में इमेज हो और एक के पास एक ही इमेज हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 के पास 2 इमेज हो गया, तो ये फंक्शन ही नहीं है। मतलब क्या है कि अगर ऐसा हो कि बी में ए से ज्यादा एलिमेंट है तो ऑन टू हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन इक्वल होने चाहिए। तो फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि ए में एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज होगा, तो ये ए का जब इमेज बनाओगे ना तुम, तो रेंज में मैक्सिमम 3 एलिमेंट होंगे। इस फंक्शन का रेंज में मैक्सिमम 3 एलिमेंट हो सकता है, 3 से कम कब होगा, अगर ये सब मैप हो गया एक ही पे। तो ये फंक्शन है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए क्यों, क्योंकि जितने एलिमेंट है सबके पास इमेज है और एक के पास एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन है, रेंज में एक ही एलिमेंट है अभी। तो ये अगर तुम तीनों को अलग अलग एलिमेंट दे दो तो उस केस में रेंज में मैक्सिमम 3 एलिमेंट होगा। कोडोमेन में तो 5 एलिमेंट है, इसको कोडोमेन बोलते हैं, तो रेंज में 3 एलिमेंट होंगे, कोडोमेन में 5 है, तो कभी ऑन टू तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 हो गया इसमें, तो इसमें होगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0, तो इसका आंसर हुआ 0। चलो अब दूसरे केस में आते हैं, इसको मैं अगले पेज पे करता हूँ ना। तो अब क्या करना है मुझे, बी से ए में, तो बी से ए में चलो देखते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों का। तो अब क्या हमारे पास है, अब ओके है, तो ये कोडोमेन हुआ। अब ये बी से ए में फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो डोमेन में 5 एलिमेंट है, कोडोमेन में 3 है। अब ऑन टू होना चाहिए तो रेंज कोडोमेन तो इक्वल करना पड़ेगा, कुछ में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन काउंट करना है। तो क्या होगा, अब तुम 1 को, है ना, ये 3 है, देखो फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि सबके पास इमेज हो, ऑन टू होने के लिए जरूरी है कि इसमें सबके पास प्री इमेज हो। तो तुम सोचो क्या सिचुएशन बनेगी, इस 5 एलिमेंट को तुम्हें 3 पे मैप करना है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया कि 5 बॉल्स हैं एंड यू हैव टू पुट इनटू 3 बॉक्सेस। So what is the number of way of putting 5 balls into 3 boxes such that no box is empty? बोलो। हाँ नहीं, सोचना पड़ेगा आपको इसमें काफी। क्या करेंगे, जैसे मैं एक दो सिचुएशन बताया, तुम्हारा एक सिचुएशन ये हो सकता है कि तीनों वहां गया, ये एक ऑन टू फंक्शन है। अब अगर इसी सिचुएशन में अगर बताऊं तो इस तरह कितनी सिचुएशन बन सकती हैं, जैसे 1 2 3 तीनों 1 पे गया है, 1 2 3 तीनों 2 पे जा सकता है, 1 2 3 तीनों 3 पे जा सकता है, ये 3 केस हो गए। फिर वैसे उन तीनों में अलग से कॉम्बिनेशन बन सकता है 5C3 का, एक इस तरह की सिचुएशन होंगी। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि 2 1 में, ये 1 में, ऐसा
तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 एलिमेंट्स मैपिंग टू 1 और रेस्ट 2 आर मैपिंग टू सिंगल सिंगल। यहाँ क्या हो रहा है, 2 आर मैपिंग टू 1, 2 आर मैपिंग टू थर्ड इज सिंगल। अब यहाँ भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं क्योंकि दोनों लेवल्ड है। अच्छा, जब मैं बता रहा था कि एक्चुअली नंबर ऑफ बॉल्स पुटिंग टू बॉक्सेस, तो वहां हम क्या मानते हैं कि बॉल्स आइडेंटिकल है, बॉक्सेस आइडेंटिकल जनरली लेके चलते हैं। यहाँ क्या है, बॉल्स भी लेवल्ड हैं और बॉक्सेस भी लेवल्ड हैं, तो वहां पे ऑर्डर इंपोर्टेंट होगा दोनों केस में कि बॉल्स भी लेवल्ड हैं एंड बॉक्सेस भी लेवल्ड हैं, लेवल हैं, तो उससे आपके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बढ़ेंगी। बताइए जी। तो हालांकि मैं इसको प्रूफ है ना कर सकता हूँ, क्या इतना टाइम डायरेक्टली फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मान लो ए में है, टोटल नंबर है ना, ए में तुम्हारे पास है टोटल एलिमेंट बताइए, फॉर्मूला डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। ये m है, ये n है। देखो एक केस क्या अभी देखा था हमने कि जब मान लो मतलब पहले सेट में सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो पहले मतलब ये ए बी का मतलब छोड़ो, मैं पहला दूसरा सेट की बात कर रहा हूँ। अभी मान लो ये ए बी ही है, तो पहले सेट में अगर तुम्हारे पास कम एलिमेंट है, दूसरे में ज्यादा है, तो कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते थे? मतलब बोल रहा हूं कि m लेस देन n है और एक हो सकता है m मोर देन n है और एक m इक्वल टू n है। तो मैंने ये कहा था m इक्वल टू n अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो npn जो कि n फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन सेम आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, मैं ये बोल रहा हूं कि जब m लेस देन n तो कितने बनेंगे? तो रेंज में ज्यादा है, कोडोमेन में ज्यादा है, रेंज में कम होंगे, तो इक्वल टू हो नहीं सकता, तो इस केस में 0 होगा। m लेस देन है ना, a में कम है b में ज्यादा है, जैसे यहाँ पे हो रहा था कि a में कम है और b में ज्यादा है, तो ये मैक्सिमम 3 को ही मैप कर सकता है ना। यहाँ पे ये कि मैक्सिमम 3 एलिमेंट मैप हो सकते हैं, तो बाकी छूटेंगे ही, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 है। और यहाँ पे क्या है, जब m मोर देन n है तो क्या फॉर्मूला होता है ना। सो जब m मोर देन n है तो क्या फॉर्मूला है? सो ये आएगा, मैं फॉर्मूला बता दूं, NCR r की पावर m माइनस 1 की पावर n माइनस r, और ये होगा समेसन r फ्रॉम कितना 0 टू क्या बच गया n, 0 नहीं 1 होगा ना, सो 1 होगा 1 ना, क्योंकि 0 तो r हो नहीं सकता क्योंकि है ना, तो 1 से n। अब देख लो आप पुट करके ये आ जाएगा। इसी में n अगर इक्वल कर दो तो क्या होगा, जरा देखो ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है एक्चुअली। तो मैं वर्ड से रिवाइज करा देता हूँ आपको क्या था। अब इसको पुट कर लो जरा, इसमें पुट करो क्या आंसर आएगा। तो आपके पास क्या है, मैं बोल देता हूँ m जो है a में है 5 और n है आपका 3, तो जरा इसे पुट करो क्या आंसर आएगा। तो समेसन r फ्रॉम 1 टू n मतलब 1 टू 3 माइनस 1 की पावर n माइनस r एंड NCR r की पावर m। बताइए जरा, ट्राई करो। n तुम्हारा 3 है, n को 3 रख लो, r2n मतलब है ना, ये n था ना, इसमें n को 3 सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ सिंपली क्या आएगा।
कितना टाइम लगेगा? जैसे पहला n को मैं 3 रखता हूँ, 3 माइनस 1 2, 3c1 1 की पावर m खत्म, प्लस माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 1, 3 चूज 2, 2 की पावर 5, प्लस माइनस 1 की पावर 1 2 3, 3 रख देता हूँ 0, 3c3 एक मिनट 3 की पावर 5 है ना। यहाँ जैसे 1 की पावर 5 था, यहाँ 3 की पावर 5, इस तरीके से बनेंगी। सो n को 3 रखना है और r 1 2 3 ले सकता है वैल्यू, m की जगह 5 है, तो फाइनली जो आया सिंप्लीफाई होके 3 माइनस 3c2 3, 2 की पावर 5 32, प्लस 3 की पावर 5 कितना आएगा 243, 3 की पावर 5 ओके। तो फाइनल तुम्हारे पास आ गया 243 प्लस 3 246 माइनस 96, कितना आया टोटल 150। अच्छा सो 150, सो इतने बनेंगे टोटल, तो है ना। ऐसे तो काउंट करना डिफिकल्ट था बिना फॉर्मूला के, नहीं क्योंकि वैसे काउंट करना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ जैसे मान लो यहाँ 3 की पावर 5 है ना। सो वैसा है कि मैं तो बार मैं बस रिवाइज कराता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं, तो हो गया जो भी था। तो मान लो एक फंक्शन है a से b में, सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का जो फॉर्मूला था, टोटल नंबर फंक्शन मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज n, ये है। तो इसका फॉर्मूला था, अब b में n ले रहा हूँ तो n की पावर m हो जाएगी इस तरह से, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो ये इसमें दो केस है ना। एक है कि जब मान लो यहाँ पे m लेस देन n हो, m इक्वल टू n हो, m मोर देन n हो, तो m लेस देन n है ना। तो पहले सेट में अगर ज्यादा एलिमेंट है तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये तुम्हारा n फैक्टोरियल होगा mn जब इक्वल है। और जैसे मैं बताया था, सो npm हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने वैसा लिया है ना, n ज्यादा है तो npm। ठीक, तो ये आ गया, ये नंबर ऑफ वन फंक्शन का फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो इसका फॉर्मूला जो आया था, जब m लेस देन n है, m इक्वल टू n है, m मोर देन n है, तो इसके लिए यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि m है ना, a में कम है, इसमें ज्यादा है, तो कभी ऑन टू नहीं हो सकता। यहाँ n फैक्टोरियल ही रहेगा, क्योंकि npn ये भी वही हो जाएगी। n फैक्टोरियल यहाँ पे था समेशन r फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 की पावर n माइनस r n c r की पावर m, ठीक है जी। अच्छा एक मिनट, यहाँ मैंने mn चेंज किया है ना, सो मैंने mn यहाँ पे चेंज किया, एक्चुअली तो उल्टा हो जाएगा। तो मतलब पहले मेरा mn दूसरा था, पहले मैंने क्या माना था पिछले क्वेश्चन में, m इसको n इसको, a में सही था नोटेशन, अच्छा ठीक है, a में m है, b में n है, ठीक है, वो तो सेम ही है। ओके फिर हाँ, a में m b में n, ठीक है, हाँ ओके ठीक है। ठीक है जी, देख लो।
चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। अब डिफाइन करो, हाउ डू डिफाइन फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है? अब बताइए फाइनाइट सेट की क्या डेफिनेशन है? अभी वन वन ऑन टू डिफाइन, अच्छा बाइजेक्टिव फंक्शन पता है तुम लोगों को, तो अलग से डिफाइन करने की जरूरत तो है नहीं। सो बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन ऑन टू दोनों, है ना, या इसको अक्सर लोग बाइजेक्शन भी लिखते हैं। तो मतलब अ फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, अ फंक्शन f from a to b which is both one one and on two, ठीक है ना, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। तो ये आप लोग को पता ही है पहले से, बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा? मान लो a में, फिर से वही नोटेशन लेता हूँ, m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज n, तो mn यही नोटेशन है। तो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन? मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आप डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आएगा जिनको समझ आया बताओ। मान लो m लेस देन n, m इक्वल टू n, m मोर देन n, क्या होगा? सो बस पहले वाले में npm आ जाएगा, बाकी दूसरा ऑटो वाला नहीं आपको देखना वन वन ऑन टू दोनों करने हैं, अच्छा एंड वन वन एंड ऑन टू दोनों नहीं, मतलब और नहीं है, एंड है, वन वन भी एंड ऑन टू। तो प्रॉब्लम देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको अब। तो यहाँ पे सिर्फ n इक्वल टू n के लिए ही हाँ क्योंकि m लेस देन n था तो ये नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन जीरो हो जाएगा, ऑन टू नहीं हो सकता। m मोर देन n है तो वन वन नहीं हो सकता, तो दोनों होने चाहिए, तो दोनों तभी पॉसिबल है। तो यहाँ बस n फैक्टोरियल होगा, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। तो आपसे पूछता है ना, तो आप यहाँ से एक चीज समझ पा रहे होंगे कि दो सेट है, फाइनाइट सेट है दोनों, और डिफरेंट एलिमेंट्स है दोनों, नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है मतलब, तो आप बाइजेक्टिव फंक्शन उसमें नहीं बना सकते। फाइनाइट की जो भी बात कर रहा था जनरली फाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए सिनेरियो चेंज हो जाता है ना। तो जैसे नेचुरल नंबर से इंटीजर नंबर है बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये सब जो स्टूडियो की बात कर रहे थे ये फाइनाइट के लिए बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये सब फाइनाइट सेट के लिए बात कर रहे थे। तो ये सब जो था कि ए बी आर फाइनाइट सेट। अब जैसे तो वही डिफाइन करना था, फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होगा। इसमें एक चीज ये है कि अभी अगर मैं थ्योरम जैसे लिख रहा था ना कि f from a to b is bisective if and only if number of element in a is equal to number of element in b। यहाँ स्टोरी ये है कि a and b are finite set, है ना, let a and b are finite set। अभी जो भी मैं बात किया वो सब फाइनाइट सेट की बात की, फाइनाइट सेट की बात नहीं किया अभी हमने। तो a से b बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मान लो बाइजेक्शन है इफ एंड ओनली इफ। तो अगर कभी ऐसा आपको मिले a और b में बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब जितने एलिमेंट a में होंगे उतने ही b में होंगे, या अगर इक्वल है तो बाइजेक्शन बनाए जा सकते हैं, है ना। या मुझे तो इफ एंड ओनली गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। एटलीस्ट ये है कि वन वे तो पक्का ट्रू है, बाइजेक्शन है फंक्शन अगर ऐसा बना लूँ जो बाइजेक्टिव ना हो, मतलब बना सकते हैं, एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ। जैसे मैं कह रहा था ना कि जैसे 1 2 3 है, तो यहाँ 1 1 फेल करवा सकते हैं, हाँ ये कर दो। तो दोनों में इक्वल एलिमेंट तो है बट वन बाइजेक्टिव तो नहीं है ना, मतलब बाइजेक्टिव है तो ठीक है, ये वन वे सही है, टू वे में गलत हो जाएगा। अगर ए से बी में बाइजेक्टिव फंक्शन है तो दोनों में इक्वल एलिमेंट, इक्वल एलिमेंट जरूरी नहीं बाइजेक्टिव हमेशा होगा, मतलब बनाए जा सकते हैं बट नॉट ऑल फंक्शन आर बाइजेक्टिव। ये मतलब है कि हाँ वी कैन कंस्ट्रक्ट वन बाइजेक्टिव मैप बट इट इज नॉट दैट ऑलवेज इट इज बाइजेक्टिव, इसलिए वन वे सही है। तो मतलब ये आप, है ना, कई बार ऐसा होता है ए से बी में बाइजेक्टिव है तो ऑब्वियसली ए और बी में इक्वल ही होना पड़ेगा उसको। हाँ मैं डिफाइन करना चाह रहा था फाइनाइट सेट। तो आप लोग कैसे डिफाइन करते हो फाइनाइट सेट को, डेफिनेशन क्या है? हाँ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट बोल दो, या मैथमेटिकली लिख सकते हैं, तो इंग्लिश में हो गया जैसे कि अ सेट हैविंग
डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बोल दो। अब एक्चुअली मैं फाइनाइट सेट ही डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये फाइनाइट मेरा इंग्लिश का वर्ड है ना, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। या मैथमेटिकली इसको लिखूं तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि पहले एक सेट डिफाइन कर देते हैं वो लोग। मान लो जैसे मैं एक सेट S ले लेता हूँ, S कोई सेट है मेरे पास जिसमें है 1 2 डॉट 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 n, जहां पे n कोई नेचुरल नंबर, ये S मैंने अपनी मर्जी से डिफाइन किया सेट। सो लेट है ना S फॉर n बिलोंग्स नेचुरल, दिस इज अ सेट। तो कुछ बुक में आपको ऐसा डेफिनेशन मिलेगा। तो वो क्या डिफाइन करते हैं फाइनाइट सेट को कि a set A is finite if and only if, इसका ये मतलब है either A is empty, या तो empty set भी finite set होता है, empty और there exists a bijection from A to S for some n belongs to natural number, for some n belongs to natural number। तो इन्होंने क्या कहा कि एक सेट A है जिसको मैं बोलूंगा फाइनाइट है, तो या तो वो एम्प्टी होगी, कोई एलिमेंट नहीं है, या अगर एम्प्टी नहीं है तो आप एक मैप बना सकते हो A से S में जो बाइजेक्टिव होगा, जो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, जहां पे n कोई फिक्स नेचुरल नंबर है। यहाँ पे n क्या है, फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n कोई फिक्स नंबर होगा वहां पे एक्चुअली। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें ना, कि जैसे अगर एग्जांपल के लिए आप बोलो तो एग्जांपल ये हो गया कि जैसे एम्प्टी सेट तो खुद ही फाइनाइट है, बता ही दिया। मान लो कोई सेट B है जिसमें लिखा हुआ है 10 11, तो अगर मुझे इस डेफिनेशन से जस्टिफाई करना हो B फाइनाइट है, तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं B से S में। तो मान लो इसको मैं Sn बोल देता हूं, चलो Sn फॉर सम n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ S2 में बाइजेक्टिव बनाया जा सकता है ना, B2 S2 में बाइजेक्टिव बनाया जा सकता है, F B से S2 में बाइजेक्टिव बनाया जा सकता है। आप एक फंक्शन ले सकते हो जहां बाइजेक्टिव हो जाएगा वो, है ना। कैसे, अब ऐसा करो कि जैसे B में क्या है आपके पास 10 11 और यहाँ क्या है 1 2, एक फंक्शन 10 को 1, इससे एक देयर एग्जिस्ट बोला उसने, ये ना देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन अगर आपने ढूंढ लिया A से Sn में, तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन हो गया मैथमेटिकली, वरना आप देख के बता सकते हो कि इसमें 2 एलिमेंट है इसलिए फाइनाइट है। तो एम्प्टी भी फाइनाइट सेट है। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा ना कोई सेट है, जैसे सेट मेरे पास, तो इसे एम्प्टी भी हो सकता है, हालांकि एम्प्टी भी फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। अब नॉन एम्प्टी में मान लो है तो वो फाइनाइट हो सकता है, अल्लाह एम्प्टी भी फाइनाइट है, लेकिन नॉन एम्प्टी के पास दो ऑप्शन है, सेट में भी एम्प्टी नॉन एम्प्टी, में भी फाइनाइट और में भी इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट के पास भी दो ऑप्शन है ना, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इनफाइनाइट की भी दो कैटेगरी है। क्या क्या है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नहीं, काउंटेबल में फाइनाइट भी आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। काउंटेबली इनफाइनाइट वर्ड और काउंटेबल वर्ड दोनों अलग अलग है ना, डिफाइन करता हूं मैं। तो काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की दो टाइप हैं, दोनों अलग अलग है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अलग होते हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट अलग होते हैं, है ना। सो ये चीज है। तो मुझे अभी डिफाइन करना है जो वर्ड जैसे आपने यूज किया काउंटेबल वर्ड, तो काउंटेबल से पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि, है ना, सेट क्या होता है, सेट इज जस्ट अ वेल डिफाइंड, सेट में डिफाइन नहीं किया हालांकि, तो ये है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, सिंपल एक कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या, वेल डिफाइंड का मतलब है कि जिसकी मीनिंग सबके लिए सेम हो, मेरे लिए जो मीनिंग है वही मीनिंग आपके लिए हो, तो वो वेल डिफाइंड होगा, है ना। जैसे इसका मैथमेटिकल लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, वेल डिफाइंड बुक में आप देखेंगे कि वो ऐसे डिफाइन करेगा, वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट किया तो वो इंक्लूड होगा उस सेट में या इंक्लूड नहीं होगा, ये क्लियरली विजिबल हो मेरे मतलब सबके लिए,
तो ये वेल डिफाइंड का मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इंक्लूड होगा या नहीं होगा ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन, अदरवाइज जैसे एग्जांपल के लिए है ना, जैसे होता है कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो अब यहाँ बेस्ट वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बेस्ट मेरे लिए सचिन बेस्ट हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता है, या किसी के लिए कोई बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जिसकी मीनिंग सबके लिए सेम हो, प्रॉपर्ली डिफाइंड वर्ड होने चाहिए, तो वो वेल डिफाइंड यहाँ पे है। तो इसे लिखता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे मुझे डिफाइन अभी फाइनाइट डिफाइन किया हमने कि एक मैप मिलेगा ए से एसएन में, एसएन सेट है 1 से n तक का, तो एक मैप अगर मैं ढूंढ लेता हूँ बाइजेक्टिव यहाँ से वहां तक, तो मतलब वो फाइनाइट सेट है। अच्छा, इनफाइनाइट को डिफाइन क्या करना, जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है। अब अगर डिफाइन करे तो कि जो फाइनाइट, जो सेट फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है, अगर मैं ऐसे सिंपली डिफाइन करूं कि इनफाइनाइट सेट, तो सिंपल वही मतलब होगा कि अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट, अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट है ना, इज इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट की फर्दर कैटेगरी है, अब मुझे इसको डिफाइन करना है काउंटेबली इनफाइनाइट को, तो इसका डेफिनेशन क्या है ना, डेफिनेशन है जस्ट इंट्रोडक्शन। तो अब मुझे जैसे डिफाइन करना है काउंटेबली इनफाइनाइट वर्ड को, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, चलो मैं सेट की बात करता हूं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, तो आप लोग क्या जानते हैं इसका डेफिनेशन? काउंटेबल इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है? There's a set of natural number. हाँ, वो एग्जांपल हो गया, लेकिन डिफाइन कोई सेट ए है मेरा, मान लीजिए कैपिटल ए, तो मैं कब बोलूंगा वो काउंटेबली इनफाइनाइट है? कैसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? कोई भी ट्राई करो। So a set A is countably infinite if and only if and only if there exists a बाइजेक्टिव मैप, या कुछ बुक में जस्ट लिखा होगा 1-1, ठीक है 1-1 भी ठीक है ना। सो देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप, मैप मतलब फंक्शन, देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, मैप मैपिंग फंक्शन सेम वर्ड है। सो बाइजेक्टिव मैप बोलो, मैपिंग बोलो, फंक्शन बोलो, है ना। सो देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू ए, या ए टू नेचुरल नंबर, आप ये भी लिख सकते हैं, या और ए टू नेचुरल नंबर, सेम थिंग, कोई एक लिखो। तो मतलब ये है कि मैं बोलूंगा सेट ए मेरा क्या है, सेट ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है अगर मुझे एक ऐसा फंक्शन मिल जाता है जो नेचुरल नंबर से वहां तक बाइजेक्टिव हो जाए, तो ये डेफिनेशन है सिंपल। और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है, तो एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, एग्जांपल के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं p अपॉन q, जहां pq जो है इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है, तो ये सब काउंटेबल सेट है। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ z काउंटेबल क्यों है। जैसे अगर मुझे जस्टिफाई करना है कि z काउंटेबल क्यों है, तो z इज काउंटेबली इनफाइनाइट क्यों है, काउंटेबली इनफाइनाइट क्यों, बिकॉज देयर एग्जिस्ट, तो राइटिंग ऐसी है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट है ना, सो z इज काउंटेबली इनफाइनाइट बिकॉज क्यों होगा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, देखो आप f, सो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। अब देखो fn डिफाइन करो, -n/2 जब n इवन हो
और n-1/2 जब n ऑड हो। आप चेक करो फंक्शन दिस विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन, देयर इज अ फंक्शन लिखा है सिर्फ में, सो देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन f। देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आप चेक करो ये एक ऐसा फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से जेड में और बाइजेक्टिव होगा। आप चेक कर सकते हैं इसको, यहाँ नेचुरल नंबर है और यहाँ पे इंटीजर है। तो इसमें क्या क्या है नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ बीच में जीरो लेता हूँ, -1 इधर +1 -2 +2 -3 -4 फिर +3 डॉट 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 डॉट, ऐसा हो जाएगा। तो क्या करना है आपको अब इसमें चेक करके बताओ कि जब n को मैं 1 रखूंगा तो 1 की इमेज क्या आएगी, 1 की क्या इमेज होगी, 0 तो 1 की इमेज 0 है। 2 की इमेज क्या आएगी, 2 की इमेज -1। 3 की इमेज क्या आएगी, 3 की इमेज आएगी 1। 4 की इमेज क्या आएगी, -2। 5 की +2, 6 की -3, 7 की +3। तो आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है एक्चुअली। तो आप बढ़ाते जाओ। तो इसमें पहली बात सबके पास इमेज होगा तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो एवरी एलिमेंट हैज इमेजेस एंड सबके पास यूनिक इमेज है, फंक्शन तो है पहली बात। अब ये मुझे 1 1 चेक करना है। तो 1 1 क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। आप चेक कर लो, कोई भी 2 डिफरेंट n लोगे तो इमेज डिफरेंट ही आएगा, इक्वल आ नहीं सकता है। ऑन टू है क्या, यस। क्यों, अगर इसको बढ़ाता जाऊंगा तो ये इमेज मैप करता जाएगा, खत्म कभी होना नहीं है दोनों को। तो ये सारे एलिमेंट मैप हो, मतलब अगर इसमें कोई भी एक एलिमेंट बताओ मुझे तो उसका प्री इमेज हम यहाँ ढूंढ पाएंगे, है ना। तो इसमें कोई भी एक एलिमेंट ढूंढो उसका प्री इमेज यहाँ जरूर अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, कहने का ये मतलब है। और इसीलिए तो z की कार्डिनलिटी और n की कार्डिनलिटी सेम हो जाती है। कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाती है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। मतलब नेचुरल नंबर काउंटेबल सेट है तो इंटीजर भी काउंटेबल है। अच्छा, नेचुरल से नेचुरल में आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा fx बराबर x, तो वो 1 1 फंक्शन तो 1 1 2 दोनों हैं। तो नेचुरल नंबर इसलिए काउंटेबल सेट है। तो कहने मतलब ये एक डेफिनेशन हो गया काउंटेबल सेट का। तो इसका जो कार्डिनलिटी होती है, एक एलिफ नॉट वर्ड यूज होता है ना, तो सो कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑफ ऑल काउंटेबल सेट इज डिनोटेड बाय, है ना। इस तरह एक एक्स नॉट टाइप का एक नंबर, इसका नाम है एलिफ नॉट। चेक करना स्पेलिंग, आई थिंक ऐसा कुछ होता है, एलिफ नॉट या एलिफ, मतलब ये डॉट है, एलिफ नल लिख सकते हैं। तो इसका चेक करना स्पेलिंग क्या है, एलिफ नॉट आई थिंक होता है इस तरह से। तो जितने भी काउंटेबली लिखा मैंने, नहीं काउंटेबल नहीं, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो जितने भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है उसकी कार्डिनलिटी सेम होगी। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट जो है, कार्डिनलिटी ऑफ ऑल काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय एलिफ नॉट, ठीक है। तो वो क्या है, एलिफ नॉट होगा। जो काउंटेबली इनफाइनाइट है। अब मैं अगर बात करूं काउंटेबल सेट की, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट क्या होता है, क्या डेफिनेशन है काउंटेबल सेट का, कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग काउंटेबल सेट? सेट व्हिच कैन बी काउंटेड। हाँ ठीक है, मैं इंग्लिश के लैंग्वेज में हो गया, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे नेचुरल नहीं, देखो तो अभी हमने डिफाइन किया फाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट। तो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट था और हमने काउंटेबली इनफाइनाइट डिफाइन किया, सॉरी अभी डिफाइन किया हमने काउंटेबली इनफाइनाइट सेट डिफाइन किया। तो दोनों मिला के काउंटेबल सेट होता है। इसका डेफिनेशन ये है कि अ सेट इज काउंटेबल सेट
if and only if it is either finite और काउंटेबली इनफाइनाइट। तो जो दो वर्ड डिफाइन किए ना, तो फाइनाइट कैसे डिफाइन किया था कि ए सेट फाइनाइट होगा और ए से एसएन में कोई बाइजेक्टिव मैप मिल जाए तो फाइनाइट हो जाएगा। काउंटेबली इनफाइनाइट क्या था कि ए काउंटेबली इनफाइनाइट है अगर ए से नेचुरल नंबर में एक बाइजेक्टिव मैप मिल जाए तो वो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। अब कोई फाइनाइट सेट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो, दोनों का कलेक्टिव नेम है काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट में मतलब एक मान लो बॉक्स है, सो इधर फाइनाइट सेट है और इधर आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो ये पूरा बॉक्स इसको हम काउंटेबल सेट बोलेंगे। दिस इज द बॉक्स ऑफ काउंटेबल सेट, ठीक है ना। तो काउंटेबल सेट में फाइनाइट वाले सेट भी आ गए, फाइनाइट सेट भी आ गए और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी आ गए, दोनों आ गए। तो ये डेफिनेशन हो गया काउंटेबल सेट का कि कोई सेट फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो उसको हम काउंटेबल सेट बोलेंगे। एक आता है वर्ड अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट क्या होगा? हाँ, एग्जाम्पल है रियल नंबर, सही बात है। डेफिनेशन क्या होगा? अ सेट विच इज नॉट काउंटेबली इनफाइनाइट या नॉट काउंटेबल सेट, नॉट काउंटेबल सेट। हालांकि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट या अनकाउंटेबल सेट सेम ही होता है, तो क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कि इसको मैं अगर चाहूं तो जैसे इसी का दूसरा नाम है अनकाउंटेबल सेट। इसमें कोई अलग अलग नहीं, जैसे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट अलग है और काउंटेबल सेट अलग है, क्योंकि काउंटेबल सेट में फाइनाइट भी आ गया और काउंटेबली इनफाइनाइट में सिर्फ इनफाइनाइट सेट है। अभी कह रहा हूं अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट या अनकाउंटेबल सेट, तो इसका मतलब सेट विच इज नॉट काउंटेबल सेट, सिंपल। जैसे एग्जांपल के लिए इसके एग्जांपल्स हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, एनी इंटरवल, तो ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। अब जो अनकाउंटेबल सेट्स हैं उसकी कार्डिनलिटी एक नया नोटेशन है, तो ये जो रिमार्क में अगर लिखूं मैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ऑल अनकाउंटेबल सेट, so cardinality of all uncountable set is, इसको कंटिनम बोलते हैं। सी नॉट लिखा होगा, स्मॉल सी नॉट टाइप का, है ना, इसको आई थिंक कंटिनम बोलते हैं। जैसे एलिफ नॉट एक नोटेशन है जस्ट रिप्रेजेंट करने का कि कंटिनम, लेकिन ये वहां एलिफ नॉट था, तो एलिफ नॉट एंड कंटिनम दोनों डिफरेंट होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और रियल नंबर्स में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन वो इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी दोनों अलग अलग है। तो जितने नंबर नेचुरल नंबर में है और जितने रियल में, दोनों अलग अलग टाइप की इन्फिनिटी है, दोनों की अलग अलग मीनिंग है। तो एक नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट सेट जो होंगे उसको हम काउंटेबल सेट बोलेंगे और जो रियल नंबर के इक्विवेलेंट सेट होंगे उसको हम अनकाउंटेबल बोलेंगे। अब एक वर्ड मैंने यूज किया इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट का क्या डेफिनेशन है? सो एक तो इक्वल सेट्स होता है। इक्वल में क्या है कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो दोनों, जो ए में है वही, मतलब ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, तो इक्वल हो गया। एक इक्विवेलेंट सेट, तो मान लो टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए से बी में अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन अगर एक भी आप ढूंढ लोगे तो इसका मतलब ए और बी इक्विवेलेंट है, मतलब ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये मतलब है। तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, मतलब टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, नॉट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल के लिए ए है मेरे पास 1 2 3 और बी है मेरे पास A B C, बोथ आर इक्विवेलेंट सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बोथ आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वर्ड्स तो डिफाइन कर दिए, कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ आपको, जो क्वेश्चंस गेट में भी आया था। एक क्वेश्चन गेट का देखते हैं उनके, और कुछ डेफिनेशंस रह गया। तो मेनली तो वर्ड्स में 3 वर्ड ही जो आपके सिलेबस है जहां से स्टार्ट होता है। पहला वर्ड है फाइनाइट, दूसरा है काउंटेबल सेट, तीसरा है अनकाउंटेबल सेट। ये 3 वर्ड है। तो मैंने इसके पीछे की स्टोरी अभी ये देखा है। कुछ क्वेश्चंस इसमें करते हैं, जैसे मैं पेपर ही ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कितने कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ये फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट। तो अब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आता है। अभी तो मैंने इजी एग्जांपल डिस्कस किया ना, एग्जाम में तो मुश्किल थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं वो लोग। तो देखो जरा ट्राई करते हैं। ये तो सब गेट एमए वाला क्वेश्चंस है, ये कुछ दूसरा होगा। थोड़ा इंग्लिश वाला और यहाँ थोड़ा सा अलग है ना, काउंटेबल। ये देखिए गेट 2023 का क्वेश्चन है, ये ट्राई करते हैं। सो गेट 2023 में ये क्वेश्चन आया है, आपसे पूछ रहा है कि अब मैंने कुछ ही एग्जांपल्स बताए हैं, लेकिन ठीक है अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी पहले आप जरा ट्राई करके देखो। अब देखो इन्होंने कैसे सीक्वेंस को सेट से मिक्स कर दिया। पहले आप लोग एक बार ट्राई करो अपने हिसाब से, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, पहले से भी थोड़ी बहुत रही होगी, थोड़ी बहुत मैंने ही बताई है, तो आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके हिसाब से आप ट्राई करके देखो कि अगर आप एग्जाम में होते, मान लो टिक करना है, तो क्या ऑप्शन टिक करते। ये इज आर है, MSQ है, तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप बताओ जरा आपके हिसाब से क्या ट्रू हो सकता है। आराम से लिख के सोचो, तुक्का नहीं लगाना, आप लिख के देखो, लॉजिकली सोचो। पहले कुछ लोग ट्राई करो, आप लोग कुछ ऑप्शन बताओ, तभी मैं ट्राई करूंगा। पहले आप लोग थोड़े से ट्राई करो कि आप लोग एग्जाम में आंसर तो करोगे ना इस तरह क्वेश्चंस। तो आंसर करोगे तो क्या आंसर करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इज आर है, फाइनल आंसर बताओ, डोंट ABC ऐसे मत बताओ। यू टेल योर फाइनल आंसर, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो आप होगा और दोनों B और C में थोड़ा सा डाउट है। हाँ तो चेक करो ना, एग्जाम में क्या ऐसे लिख के आओगे। वहां तो आपको कंप्यूटर से वो 4 बबल रहते हैं, भरने होते हैं, है ना। यहाँ पे ABCD है ना, वहां तो बॉक्स बना रहता है, आपको उस बॉक्स पे टिक करना है। ट्रू है तो टिक करो, नहीं तो नहीं टिक करो। तो आप क्या टिक करोगे ये पूछ रहा हूँ मैं, एग्जाम में क्या करके आओगे। इस तरह क्वेश्चन नेट में भी खूब आते हैं, नेट JRF पे CSIR में खूब आते हैं क्वेश्चंस।
अच्छा, आप लोगों ने वर्ड सुना है पावर सेट? जैसे नेचुरल नंबर का सेट, पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ, हाँ, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ये नेचुरल नंबर तो काउंटेबल सेट है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखेंगे तो क्या होगा? अच्छा वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि जैसे एक सेट में m एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? फिर 2 की पावर है। हाँ, 2 की पावर। अगर सेट में n एलिमेंट है तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जितने होंगे वही सबसेट्स ही एलिमेंट है एक्चुअली, तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स होंगे वो एक्चुअली ठीक है। मैं एक थ्योरम दिखा देता हूं, थोड़ा सा ये हेल्प करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अभी, अच्छा इसी पे तो है हम लोग। देखो, एक तो पता क्या है कि कोई सेट A है और दूसरा पावर सेट ऑफ A है, पावर सेट ऑफ A। अगर कोई फंक्शन बनाते हो तो ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं जो बाइजेक्टिव हो जाए। पहला थ्योरम बता रहा हूं मैं। क्या थ्योरम है कि A कोई भी सेट ले लो तुम, और ये क्या है, पावर सेट ऑफ A। कुछ नाम दे सकता था इसको मैं, P मान लो। तो A टू पावर सेट ऑफ A, दिस विल नेवर बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। चाहे कोई भी फंक्शन ले लो, मतलब कोई एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे A है मेरे पास, A में है 1 2, तो पावर सेट ऑफ A क्या होगा, PA बोल देता हूं। दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। तो ये होता है पावर सेट, होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट। एक नया सेट बनाना है जिसमें सारे सबसेट आ जाएंगे। तो 5 सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 1 2। अब लॉजिकली आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 4 एलिमेंट है, तो फाइनाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनफाइनाइट हुआ तब क्या होगा? जैसे मान लो नेचुरल नंबर से पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की मुझे बात करनी है, क्योंकि ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं कि अगर एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन यहां से यहां तक मिल गया तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन थ्योरम में ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट सेट हो। तो ये थ्योरम है कि ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे ए फाइनाइट सेट हो या इनफाइनाइट सेट हो, है ना। सो ये भी लिख सकते हो वेदर ए इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, वेदर ए इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका प्रूफ बता देता हूं। जैसे पावर सेट ऑफ ए में क्या है, पावर सेट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? पावर सेट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? सेट, देखो यहां एलिमेंट क्या है, नंबर्स हैं, यहां एलिमेंट्स क्या है, सेट है खुद ही। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे अगर तुम एफ ए फाइंड करोगे तो कोई फंक्शन तुम अगर डिफाइन करोगे ना, तो 1 का इमेज मान लो एफ एक्स लिखोगे तो 1 का इमेज कुछ 2 हो सकता है, 1 का इमेज 4 हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन करोगे आप। बट ऐसा हो सकता है क्या कि ये एलिमेंट कभी एफ एक्स कभी इसमें बिलोंग करे, ऐसा हो सकता है? मतलब ये है कि पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो खुद सेट्स हैं, कोई नंबर है क्या? नो, पावर सेट में कोई नंबर नहीं है। पावर सेट के जो एलिमेंट्स है दे आर ऑल सेट्स, दे आर नॉट पर्टिकुलर नंबर। तो जो एफ एक्स आएगी ना, मान लो एफ एक्स आप एक्स स्क्वायर ले लो एग्जांपल के लिए, तो 2 की इमेज 4 है और यहां से यहां तक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो आप, तो मतलब ये फंक्शन ऑन टू कब होती है? जब उसका रेंज कोडोमेनिक इक्वल हो। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि रेंज कोडोमेनिक इक्वल हो जाए, क्योंकि ऑन टू कब होगा? जब बी रेंज के हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा प्री इमेज मिले जिसका वो इमेज हो, तो ऐसा होगा नहीं। तो बस ये थ्योरम है, आप ये याद रखो और बाकी इसको यूज करो आप। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूं, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो तो। थोड़े से रिमार्क मैं ये बता दूं। अच्छा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होगी? कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगी? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो, सो ये मैं बोला था कि जो भी काउंटेबल सेट है उसकी कार्डिनलिटी हमेशा अलिफ नॉट आएगी। तो
अगर नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट है, एल इफ नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर। हाँ 2 की पावर नेचुरल, कुछ बुक में ऐसा ही लिख देगा डायरेक्टली, बुक में देखना यही नोटेशन यूज करता है, वो एलिफ नॉट नहीं लिखता है, 2 की पावर नेचुरल नंबर मतलब 2 की पावर एलिफ नॉट। और ये भी एक रिजल्ट है कि ये कंटिन्यूम के इक्वल आएगा, मतलब 2 की पावर नेचुरल नंबर जो है दैट इज वो उतना ही नंबर आएगा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब कहने का मतलब कार्डिनलिटी रियल नंबर की और 2 की पावर नेचुरल नंबर की सेम आएगी, या मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसकी कार्डिनलिटी रियल नंबर के कार्डिनलिटी के इक्वल आएगी। तो मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर तो खुद काउंटेबल सेट है, लेकिन इसका जो पावर सेट है वो अनकाउंटेबल सेट हो जाता है, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी रियल नंबर के कार्डिनलिटी के इक्वल आ जाती है। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप बुक्स में पढ़ सकते हो, तो आप कोई बुक उठाओ जिसमें फाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल का रीड करो, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप डिस्कस करो, है ना। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है दैट विल उसकी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम के इक्वल आएगी, 2 की पावर एलिफ नॉट इज कंटिन्यूम। एनीवे आंसर बताइए। चलो मैं ट्राई करता हूँ, सिर्फ एक लोगों ने ट्राई किया हो भी, बाकी लोग ट्राई करो, बताओ क्या होना चाहिए। सर A C और Z D। ओके ए सी डी, तो आपके हिसाब से क्या है कि द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम दिस सेट, तो देखो ये मान लो ए है अभी, टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर Q है, तो F है A टू Q, A में 10 एलिमेंट है, तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू Q, अभी पढ़ा था मैंने, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू Q कितना होगा? अभी तो बताया था फॉर्मूला आप लोगों को, A से भी वही को इनफाइनाइट कर दे, कितना होगा? जो भी Q में है उसकी पावर जो A में है, A में कितना है 10, है ना, और Q जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो काउंटेबल सेट है, तो काउंटेबल सेट का अगर काउंटेबल प्रोडक्ट करेंगे तो रैशनल ही रहेगा, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इसकी कार्डिनलिटी जो आएगी ना, मतलब वो एलिफ नॉट में लिखा था ना, तो एलिफ नॉट की पावर 10 हो जाएगी, और ये पावर 10 है तो ये भी काउंटेबल ही रहेगी। तो इससे रेट में कुछ और रिजल्ट में लिखा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन करते बिट रहता। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सेट है इसकी मैं कार्डिनलिटी निकाल रहा हूँ, इसमें कितने एलिमेंट है टोटल, तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन, तो इस सेट से इस सेट में फंक्शन कितने बनेंगे, जितने रैशनल नंबर में उसकी पावर 10, तो एलिफ नॉट की पावर 10, हालांकि है ना, तो ये फाइनाइट नंबर ही है एक्चुअली। तो क्योंकि एक थ्योरम ये भी है कि मैं ऐसा बोलूँ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो मैं भी लिखा देता हूँ, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। ये सब कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम है जो मैंने अभी लिखा ही नहीं है, तो मैं वो रिजल्ट दिखा देता हूँ, फिर भी क्वेश्चन कर लो। तो इसमें क्या होगा, कार्डिनलिटी आ गई रैशनल नंबर की पावर 10 जो कि रैशनल ही होगी, तो ये सेट काउंटेबल है। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू 0 1। अब देखो, अब आप क्या बोल रहे हो, फंक्शन कहां से कहां तक, नेचुरल नंबर से 0 1 का सेट है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0 1 कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। वही फॉर्मूला लिखाया था मैंने पीछे जो लिखे थे आपने, क्या बनेगा, नहीं नहीं, सेट ए से बी में कितने फंक्शन बनते थे, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना, एन की पावर एम बोला था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ भी वैलिड है वो, तो ये हो जाएगा, ये इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 2 की पावर नेचुरल नंबर या 2 की पावर एलिफ नॉट, और ये कंटिन्यूम के इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0 1, तो फॉर्मूला शुरू में आज यहीं से स्टार्ट किया मैंने कि फंक्शन क्या है, कितने फंक्शन बनेंगे, वही तो यूज हो रहा है, यहाँ पे वही यूज किया, यहाँ पे वही यूज किया कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको एक्सटेंड कर सकते हो इनफिनाइट के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां आपको समझ होनी चाहिए काउंटेबल अनकाउंटेबल की बस। तो ये 2 की पावर काउंटेबल नंबर जो है, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, फाइनाइट सेट का काउंटेबल नंबर ऑफ टाइम प्रोडक्ट हो रहा है, इनफिनाइट टाइम
प्रोडक्ट हो रहा है, तो काउंटेबल टाइम प्रोडक्ट हो रहा है तो ये अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। ये थ्योरम ही है, थ्योरम से भी दिख जाएगा। तो ये 2 की पावर नेचुरल वाई बताया मैंने, तो ये अनकाउंटेबल सेट है। सो दिस इज अनकाउंटेबल सेट। सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंसेस विथ ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स। कह रहा है क्या? तो आपको पता है ना सीक्वेंस भी एक फंक्शन है, तो सीक्वेंस एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से कहां तक? इसने कहा है सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड फंक्शन। मैं बोल रहा हूं सीक्वेंस इज अ फंक्शन, इसने कहा था नेचुरल नंबर से 0 1। अब मेरे पास क्या है? नेचुरल नंबर से सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंसेस विथ ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स। फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स तो मतलब क्या होंगे? सेट ऑफ ऑल है ना इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंसेस। एक तो इसके सीक्वेंस के जो टर्म होंगे वो इंटीजर्स आएंगे। सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, हमने जनरल डिफाइन किया था। लेकिन इंटीजर वैल्यू बोल रहा है तो नेचुरल नंबर टू इंटीजर होगा, लेकिन इसने कुछ फिक्स किया है। क्या फिक्स किया है? विथ ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स। तो एक मिनट, फाइनाइट सीक्वेंस ही बना लो। तो सीक्वेंस क्या होगा? फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स। तो कुछ फाइनाइट टर्म्स ही यूज होंगे ना। तो कितने सीक्वेंस बना सकते हो वैसे आप? हाँ हाँ, मतलब जैसे सीक्वेंस है A1 A2 A3 डॉट 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 इस तरीके से है ना। लेकिन ये जो सीक्वेंस के टर्म तो इनफाइनाइट है, लेकिन टर्म्स की जो वैल्यू होंगी वो कह रहा है फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स हैं। मतलब जो भी नॉन जीरो टर्म्स है वो फाइनाइट ही है। तो मान लो तुम n नंबर ऑफ या m नंबर ऑफ आप यूज कर रहे हो क्या? नॉन जीरो नंबर्स। तो क्या हो जाएगा? इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? फाइनाइटली मेनी, फाइनाइटली मेनी, फाइनाइट हो जाएगा ना ये तो मतलब ये है कि इंटीजर है लेकिन फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स हैं। जैसे इसमें सीक्वेंस में एग्जांपल ले लो इसका, जैसे हो सकता है कि एक कांस्टेंट सीक्वेंस एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो 1 पे जा रही है तो वो भी एक है, तो मुझे उसकी कार्डिनलिटी निकालनी है इस सेट की। सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस विथ फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स कितने बनेंगे? इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? मुझे कार्डिनलिटी डिसाइड करना है, उसके बेस पे डिसाइड कर लेंगे काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी बनेगी? फाइनाइटली मेनी ना, तो रैशनल क्रॉस यहां भी ऐसे ही हो रहा था। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं क्यों लिख रहा हूं क्रॉस यहाँ पे, समझो। कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूं, सेट का प्रोडक्ट, कि जैसे फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स हैं, तो मान लो m नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स हैं, तो पहला नंबर क्या हो सकता है? कोई भी रैशनल नंबर, जैसे इसने कहा, सॉरी नॉट रैशनल, इंटीजर, नॉट रैशनल इंटीजर। सो पहला नंबर कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, दूसरा कोई भी इंटीजर हो सकता है, तीसरा कोई भी इंटीजर हो सकता है, एंड सो ऑन। mth नंबर जो है, क्योंकि फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो नंबर यूज कर रहे हैं आप, तो पहला नंबर कोई इंटीजर हो सकता है, दूसरा भी कोई इंटीजर, तीसरा, तो ये z की पावर m आ गई मान लो, तो z की पावर m, z खुद काउंटेबल है, पावर फाइनाइट है, तो ये काउंटेबल सेट ही रहेगा। उसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से q की पावर 10 पहला ऑप्शन में काउंटेबल था, q खुद काउंटेबल है, q की पावर 10 भी एक काउंटेबल सेट है। यहाँ z की पावर m आएगी, वो भी काउंटेबल सेट है। पूछा क्या? काउंटेबल ही पूछा ना, काउंटेबल है ये, क्योंकि z की पावर m आ जाएगी। तो 2 की पावर नेचुरल नंबर, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कार्डिनलिटी के इक्वल आएगा इसका। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल सेट होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर से पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई भी बाइजेक्टिव मैप नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है उसकी कार्डिनलिटी इक्वल नहीं हो सकती है, तो कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर से ज्यादा ही होगी। और काउंटेबली इनफाइनाइट के बाद उससे बड़ा जो सेट होगा वो काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट ही होगा, और बीच में कोई सेट नहीं है। मतलब इनफाइनाइट सेट की दो ही कैटेगरी है, या तो काउंटेबली इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, तीसरा कोई कैटेगरी नहीं है। तो चूंकि नेचुरल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, 2 की पावर n से 2 की पावर n में कोई बाइजेक्टिव मैप नहीं मिल रही है, तो मतलब दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल नहीं हो सकती है। अगर इक्वल होती तो क्या होती? देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप, तो वो थ्योरम है
तो 2 की पावर n एक्चुअली इनफाइनाइट सेट है बट दैट इज नॉट काउंटेबल, तो मींस दैट इज अनकाउंटेबल। तो 2 की पावर नेचुरल नंबर जो है वो सेट अनकाउंटेबल सेट है एक्चुअली। उसका दूसरा लॉजिक ये भी है, अगर मैं सेट लिखूं 0 1 क्रॉस 0 1 कितनी बार, नेचुरल नंबर टाइम्स, मतलब अनकाउंटेबली मेनी टाइम। तो किसी फाइनाइट सेट का प्रोडक्ट करता हूं काउंटेबली, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो उसी लॉजिक से ये अनकाउंटेबल सेट है। डी क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू वन। मैं कुछ थ्योरम्स अभी लिखा देता हूं जो यहाँ यूज कर रहा हूं, एक्सप्लिसिटली मैं अलग से लिखा देता हूं थ्योरम्स आपको ताकि इजी रहे। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू वन। अब बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंसेस, तो फिर से सीक्वेंस है जैसे A1 A2 दिस, जो 1 पे कन्वर्ज करनी है। हाँ 1 माइनस 1 बाई नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया, तुम्हें वो सारे सीक्वेंस कलेक्ट करना है, उसका एक सेट बनाना है, फिर देखना उस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है उस सेट में, ये देखना है आपको। सो मुझे बताओ कोई सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करने का क्या मतलब है, कन्वर्जेंस का डेफिनेशन लगाइए यहाँ पे। कोई सेट 1 पे कन्वर्ज करने का क्या मतलब है, कोई सा डेफिनेशन जरा बताओ मुझे कि कोई सेट 1 पे कन्वर्ज करे, इसका क्या मीनिंग है। सेट या सीक्वेंस। हाँ डेफिनेशन क्या होगा, उसका लिमिट 1 पे जाना है। वो तो लिखा हुआ ही है, उसका डेफिनेशन पूछ रहा हूँ मैं, वो तो लिखा है यहाँ पे। डेफिनेशन क्या है उसका, मीनिंग क्या है उसका, मतलब डेफिनेशन बताओ, मैथमेटिकल डेफिनेशन, या कुछ उसका इंटरप्रिटेशन बताओ। A and B a sequence or integer function limit n tends to infinity mod of a n minus 1 less than epsilon as for all epsilon greater than 0 n greater than equal to m। m, तो ये m क्या है, m एक n belongs to capital N। कोई नेचुरल नंबर है। हाँ ठीक है, यही पूछा जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी बताओ, कोई और ही बता रही थी। हाँ 1 पे कन्वर्ज करने से क्या मीनिंग है, ठीक है ना, कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंसेस, एक तो सीक्वेंस के टर्म्स इंटीजर होंगे पहली बात, और वो 1 पे कन्वर्ज कर रही है। तो 1 पे कन्वर्ज करने का क्या मतलब है, मतलब अगर सीक्वेंस लिखूं मैं तो उसमें क्या होगा, कुछ टर्म को छोड़ के उसके बाद के सारे टर्म क्या होंगे, मतलब यहाँ 1 पे जा रहे हैं 1 हो जाएगी, ये 1 पे कन्वर्ज कर रही है तो 1 हो जाएगी। इसका मतलब है वो जो m बता रही थी डेफिनेशन में, जो m आता है कि देयर एग्जिस्ट m सच दैट n minus 1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m मोर देन इक्वल टू n, फॉर ऑल m मोर देन इक्वल टू m। तो वो m एक फाइनाइट नंबर है, तो कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ दो, उसके बाद सारे टर्म 1 हो गए आपके। अब ये पिछले वाले लॉजिक से ये भी काउंटेबल आ गया, पिछला जो ऑप्शन था उसी लॉजिक से, कि ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब am तक जाओ, ये भी कोई इंटीजर हो सकता है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी कितनी है, z क्रॉस z क्रॉस z, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं, तो ये भी z की पावर m ही आ गई। तो ये c और d ऑप्शन सिमिलर बातें ही कह रहा है कार्डिनलिटी के सेंस में, तो इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी सेम ही है, तो z की पावर m हो गई। और फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, मैं लिख देता हूं, तो ये भी काउंटेबल है। तो आपने देखा यहाँ कुछ मैंने रिजल्ट्स यूज किए, तो पहले रिजल्ट लिख देता हूं मैं। एक तो देखो क्या है यहाँ पे, कुछ थ्योरम्स है, समझो थ्योरम्स क्या है। तो आप लोग ये नोटेशन जानते होंगे ऑब्वियसली, जैसे यूनियन ऑफ ए आईज, आई फ्रॉम 1 to n लिखूंगा तो इसका मतलब a1 यूनियन a2 यूनियन an है, और एक होगा यूनियन ए आईज आई फ्रॉम 1 to infinity, तो ये भी आपको समझ आ रहा है, ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा कभी। एक आता है ये प्रोडक्ट ऑफ ए आईज आई फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब है सेट का प्रोडक्ट, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आप लोगों ने लोअर क्लास में देखा होगा, ए क्रॉस बी निकालते थे, तो ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तो वही है यहाँ पे। तो ये होगा a1 का प्रोडक्ट a2 के साथ,
एंड सिमिलरली ए एन के साथ। तो ये फाइनाइट प्रोडक्ट है सेट ए आईज का। और ऐसे ही मैं ये नोटेशन यूज करूंगा आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए आई। तो यहां मतलब है A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहां क्या बोल रहा हूं, देखो इसको मैं बोलूंगा, ये वर्ड मैं अक्सर यूज करूंगा, तो ये होगा फाइनाइट यूनियन। ये क्या हो रहा है, फाइनाइट यूनियन ऑफ ए आई, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है ना। इसको बोलूंगा काउंटेबल यूनियन, काउंटेबल यूनियन ऑफ ए आई। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स हैं, या इनफैक्ट काउंटेबली इनफिनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, है ना। सेट का लिमिट तो है नहीं। ये है फाइनाइट प्रोडक्ट, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ ए आईज, और ये है इनफाइनाइट प्रोडक्ट, इनफैक्ट काउंटेबली, है ना। यहाँ इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट यूनियन है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट यूनियन बोल सकते हैं आप। काउंटेबल यूनियन में फाइनाइट भी आ जाता है हालांकि। तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट यूनियन था, या दोनों मिला देंगे तो ये काउंटेबल यूनियन इसको बोलते हैं, फाइनाइट यूनियन या काउंटेबली इनफाइनाइट यूनियन। तो ये दोनों मिलाए काउंटेबल यूनियन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ ए आईज। ठीक, तो इसके टर्म्स में कुछ थ्योरम लिखता हूं जो मैंने अभी यूज किए हैं। जैसे लिख रहा था ना Q1 क्रॉस Q क्रॉस Q क्रॉस Q, इस तरीके से। तो इसके रिजल्ट्स हैं, देखो। तो काउंटेबल क्या होगा, काउंटेबल तो फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट। जैसे इनफाइनाइट है तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट है ना, इस तरह से ये इनफाइनाइट। तो थ्योरम्स क्या है कि मान लो ऐसा है, थ्योरम 1, इफ ए आईज या A1 A2 AN, मान लो ऐसा है, इफ A1 A2 डॉट 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 कितने भी है मान लो, दिस आर काउंटेबल सेट, सो दे आर काउंटेबल सेट। इसका मतलब क्या है, देन so if A1 A2 and so on they are countable set, their union will also be countable. Then union of AIs I from 1 to n लो, और union of I from 1 to infinity लो। तो ये फाइनाइट यूनियन है, ये इनफाइनाइट यूनियन है। ठीक, तो इसको काउंटेबल यूनियन बोल सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो काउंटेबल। ठीक, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज, बुक में ये थ्योरम ऐसा लिखा होगा, ये बुक में ऐसे लिखते हैं लोग, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। आपको लगा काउंटेबल कितनी बार आ गया, काउंटेबल यूनियन मतलब या तो फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन लो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन लो, काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, और ये सेट्स खुद काउंटेबल है। तो जो नया सेट बन रहा है आपका, ये पूरा सेट जो फाइनल आंसर आएगा, दैट विल आल्सो बी अ काउंटेबल सेट एक्चुअली। तो ये एक रिजल्ट है। प्रूफ भी है सबका, बुक्स में प्रूफ भी मिल जाएगा, मैं प्रूफ यहाँ करूंगा नहीं, जस्ट आपको स्टेटमेंट याद रखना है, या इसको यूज करोगे तो याद हो जाएगा। सो दूसरा थ्योरम क्या है, या इसी में मैं ऐड कर देता हूँ पॉइंट्स। जैसे पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपके पास क्या सेट्स है, काउंटेबल सेट है ना। फाइनाइट प्रोडक्ट होगा तो भी ये काउंटेबल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट प्रोडक्ट इज काउंटेबल। तो लाइक प्रोडक्ट ऑफ ए आईज आई फ्रॉम 1 to n, ये फाइनाइट प्रोडक्ट है ना। दिस इज काउंटेबल सेट, मतलब दैट इज फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं थ्योरम्स पे आती हैं बेस्ट। सो अगर इनफाइनाइट प्रोडक्ट कर दिया तो क्या होगा, ए आई फ्रॉम 1 to infinity, ये सेट क्या हो जाएगा, क्या लगता है आप लोगों को, गेस बताओ। अगर इनफाइनाइट टाइम किसी काउंटेबल सेट को प्रोडक्ट कर दिया देन ये अनकाउंटेबल हो जाएगी। इनफाइनाइट तो होगी, लेकिन इनफाइनाइट में दो कैटेगरी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। तो
दिस इज अनकाउंटेबल सेट। और यही आपको पहचानना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी बेस्ड आते हैं। ये अनकाउंटेबल सेट मतलब कि इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट। फाइनाइट प्रोडक्ट काउंटेबल रहेगा, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। एक दो और थ्योरम जैसे हैं, देख लो एक बार, ठीक है ना। तो एक तो सम यूनियन की बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। अच्छा सोचो, अगर ऐसा हो क्वेश्चन, मान लो नेक्स्ट थ्योरम की S1 सबसेट है S2 का, पहला स्टेटमेंट है S1 इज अनकाउंटेबल। सो व्हाट कैन यू से अबाउट S2? S2 के बारे में क्या बोल सकते हो आप? क्योंकि उससे बड़ा सेट क्या ही होगा, तो S2 हैज टू बी अनकाउंटेबल। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा ये है कि अगर S2 इज काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट नेचुरल नंबर जैसा, अनकाउंटेबल रियल नंबर जैसा समझ लो, काउंटेबल सेट। तो अगर S2 काउंटेबल सेट है तो व्हाट कैन यू से अबाउट S1? S1 क्योंकि काउंटेबल है, छोटा उससे काउंटेबल ही होगा, तो काउंटेबल सेट। प्रॉब्लम कब है? जब S2 मान लो आपका अनकाउंटेबल हो गया, तो S1 काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। या S1 अगर काउंटेबल हो गया तो S2 में भी काउंटेबल और में भी अनकाउंटेबल, तो वहां थ्योरम नहीं, ये पक्का गारंटी है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूं, आपको बताना है कि कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। ये सब गेट या नेट का ही क्वेश्चन है, तो CSIR नेट का भी लेवल वही है कुछ कॉमन सिलेबस पे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन उसके है ना अलग थ्योरेटिकल आते हैं। देखो, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर अनकाउंटेबल। पहला ऑप्शन है set of x comma y, this belongs to R square such that x less than equal to y. Option B, x comma y belongs to R square such that x plus y is a rational number. तीसरा ऑप्शन है x comma y belongs to R square such that x into y is integer. And option D है x comma y belongs to R square such that x is rational and y is also rational. बताइए तो कौन कौन सा सेट इनमें से अनकाउंटेबल होगा? अब सोचो, क्योंकि ये सब एग्जाम में यही सब आएगा, आसान इतने नेचुरल नंबर रियल नंबर पहचानना नहीं आएगा, ये सब एग्जाम का ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, let a1 comma a2 dot 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 be finite sets containing at least two elements, at least two elements। ठीक, तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? देन ऑप्शन ए, union of I from 1 to infinity is countable. Option B, product of AI's I from 1 to infinity is countable. Option C, union of product of AI's I from 1 to n और n from 1 to infinity। तो यहाँ पहले प्रोडक्ट है बाद में यूनियन है, दिस इज अनकाउंटेबल। एंड ऑप्शन डी, यूनियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AI है ना, I from 1 to n,
दिस इज अनकाउंटेबल। बताइए, ये सब सेट्स हैं, आपको पहचानने हैं। काउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट है। क्वेश्चन नंबर 3, एस एक सेट है x, y belongs to r square such that x square plus y square is 1 by n square for n belongs to natural number। तो आपसे पूछ रहा है कि तो यहाँ q स्क्वायर लिखा हुआ है, q मतलब अच्छा छोड़ो, इन दोनों का आंसर बताओ, टाइम अभी खत्म हो जाएगा इसी में। क्वेश्चन में सेकंड में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यस, सेकंड में ए। अब देखो तो सिंपल, यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन ये भी एग्जाम का आया हुआ है, तो आपके पास फाइनाइट सेट्स है, जो ए आई है वो फाइनाइट सेट है। तो आपने देखा था फाइनाइट सेट काउंटेबल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ओके है। आई फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी है ना, मतलब आई की वैल्यू काउंटेबल वैल्यूज हो सकती हैं। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट प्रोडक्ट होता है, सही हो जाता है। यहाँ देखिए आप, ए आई फ्रॉम आई टू एन, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, तो ये काउंटेबल, तो ये गलत हो गया है ना। यहाँ फाइनाइट प्रोडक्ट दिया, तो ये सेट एक्चुअली में काउंटेबल है। यहाँ इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, ये सेट एक्चुअली अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये ध्यान से देखो, पहले इसके बारे में बताओ, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अंदर जो है तो ये काउंटेबल है, क्योंकि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, फाइनाइट प्रोडक्ट है, तो ये काउंटेबल है। अब काउंटेबल सेट मान लो इसको बी आई बोल दो, बी आई है सपोज, अब या बी एन है, अब उसका यूनियन ले रहे हैं, तो काउंटेबल सेट का काउंटेबल यूनियन क्या होता है? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये काउंटेबल सेट है पहली बात, और उसका आप काउंटेबल यूनियन ले रहे हैं, तो जिस लॉजिक से ए ट्रू हुआ उसी लॉजिक से ये गलत है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल कह रहा है। तो हालांकि ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, इसलिए गलत हो गया, सिर्फ ए सही है। अब यहाँ पे देखो, अब ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब है कि प्लेन का कोई पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन जो है ना, ये इस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, तो एक्स लेस देन वाई कब होता है? इधर किस साइड आएगा? किसी साइड, क्या दिक्कत है? ये लेफ्ट साइड। तो इसमें कितने पॉइंट्स, आपको क्या लगता है? काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट है या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट है? यहाँ पे अनकाउंटेबल होंगे ना यहाँ, तो इधर अनकाउंटेबल, क्योंकि फिक्स नहीं है ना, कोई भी रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। इरेशनल नंबर खुद अकेला अनकाउंटेबल सेट है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो ये अनकाउंटेबल है। पूछा है कौन सा अनकाउंटेबल, पहला तो अनकाउंटेबल है। अब देखो एक्स वाई आर स्क्वायर में जहां एक्स प्लस वाई रैशनल हो जाए, ऐसे पॉइंट्स इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, जिसको ऐड करने पे रैशनल आ जाए। तो अब सोचो, अगर मैं एक्स को लूं, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखूं इसको मैं, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। एक मिनट ध्यान से देखो, आप, मैं बोल रहा हूं q इरेशनल है, मैं बोल रहा हूं q इरेशनल नंबर है, और p मेरा, अगर p q में कंफ्यूजन है तो a b में बात कर लो आप। सो जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, b मेरा इरेशनल नंबर है और a मेरा रेशनल नंबर है, मैं ऐसा बोल रहा हूं अभी। मैं अभी, है ना, हमने अज्यूम किया a रेशनल है, b इरेशनल है। तो अगर मेरा x तो रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, तो a प्लस भी रियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, a माइनस भी रियल है, इसका सम कितना आएगा? 2a, सम कितना है? ये x, ये x, ये y,
सम 2a है, 2a क्या है, रैशनल है, रैशनल कह रहा है, ठीक है, लेकिन क्या a प्लस बी एक्स यहाँ पे क्या क्या वैल्यू ले सकता है? सेट ऑफ x क्या होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? a प्लस बी का जो सेट होगा वो क्या होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? a रैशनल नंबर है, b इररेशनल नंबर है, तो सेट ऑफ a प्लस बी क्या आएगा, क्या लगता है वो, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? क्यों? b नहीं नहीं, b तो अनकाउंटेबल है, रैशनल नंबर तो अनकाउंटेबल, सॉरी इररेशनल नंबर का सेट तो अनकाउंटेबल है। b तो इररेशनल, मैं बोला हूं b इररेशनल है, तो b इररेशनल सेट इज अनकाउंटेबल, तो मैं अनकाउंटेबली मेनी नंबर जनरेट कर सकता हूं x, मतलब a यहाँ पे x, a तो रैशनल है, a काउंटेबल है ना, ये अनकाउंटेबल एक्चुअली, जो x मैं लिखा हूं ना, तो x हैव अनकाउंटेबली मेनी वैल्यू, तो ये सेट अनकाउंटेबल आएगा। अब यहाँ देखो एक्स वाई इंटीजर होने चाहिए, मैं सिमिलर लॉजिक से बता दूंगा, जैसे मान लो a मेरा इंटीजर है और b है इररेशनल नंबर, सेम लॉजिक से a इंटीजर है, b इररेशनल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 2/√2 और √2/2 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इंटीजर आएगा कि नहीं? तो एक आप x को लो कोई इररेशनल नंबर और दूसरा उसी का रेसिप्रोकल ले लो, तो प्रोडक्ट करने में हमेशा इंटीजर आएगी, और मेरे पास x के पास कितनी पॉसिबिलिटी, x कैन बी अनकाउंटेबली मेनी वैल्यू, तो ये सेट अनकाउंटेबली मेनी वैल्यू जनरेट करेगा। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स रैशनल है, वाई भी रैशनल है, तो ये होगा Q क्रॉस Q, इस सेट का नाम होगा, क्योंकि एक्स भी रैशनल है, वाई भी रैशनल है। अब रैशनल नंबर क्या है, काउंटेबल है और फाइनाइट प्रोडक्ट है, दो बार प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये गलत हो गया, मतलब ये अनकाउंटेबल नहीं है। अगर इनफाइनाइट प्रोडक्ट यही होता तो ये अनकाउंटेबल हो जाता, क्योंकि दो बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम से प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू के या बाहर के भी कुछ बुक्स एक दो है ना, ऑनलाइन देख लो, या कोई बुक्स जैसे बुक में कोई रिकमेंड करो, कोई भी देख सकते हो आप, रिएनालिसिस का कोई बुक होगा या रियल एनालिसिस के बुक में मिलेगा, लेकिन आप बाकी से मत पढ़ो, जो सिलेबस में वही देख लो, फाइनाइट क्या है, काउंटेबल क्या, अनकाउंटेबल क्या है, उस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस कर दो एक बारी, और अगर डाउट है तो आप डिस्कस करो, ये है। बाकी मॉडलेस थ्योरी यही है, कुछ क्वेश्चन और मैं असाइनमेंट या तो बनवा देता हूँ ना, तो असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, ये हम कर सकते हैं कि ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया वही सेट हो गया 1 1 ऑन टू फंक्शन, फिर फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो अभी के लिए यही स्टॉप करता हूं मैं आज, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अभी के लिए चलो, थैंक यू एंड गुड नाइट।